हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो अगेन एक MCQ बेसिस पे रहने वाली है। ये जो टॉपिक्स हम चूज़ कर रहे हैं, इन टॉपिक्स में से आपको हर एग्ज़ाम्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो हम अभी टेस्ट सीरीज यहाँ पे MCQ आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। सो बने रहिएगा हमारी क्लासेस के अंदर। शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर इज। ओरल टेम्परेचर और एक्सिलरी टेम्परेचर के बीच में क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है कि कितना होता है। ओके, सबको आपको पता होना चाहिए अपनी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है। नॉर्मल टेम्परेचर अपनी बॉडी का होता है ओरल का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर बोल दो 37 डिग्री सेल्सियस। रेक्टम का कितना होता है? रेक्टम का इससे 1 डिग्री ज़्यादा होता है, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और एक्जिला का कितना होता है? 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, यहाँ पे अपने को क्या दिया गया है? सेल्सियस में अपने को बताया गया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना सेल्सियस होता है? 0.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0.6 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। यहाँ पूछा गया है कि ओरल एंड एक्जिला के बीच में डिफरेंस कितना होता है। ओके, तो यहाँ पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का गैप है यहाँ पे। ओके, ओरल एंड एक्जिला के बीच में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का गैप है। मीन्स क्या हो गया? आपने ऑप्शन में अपने को सेल्सियस दिया गया है तो 0.6 डिग्री। ऑप्शन में अपना सी क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं अपन। 1 डिग्री सेल्सियस, 1.6 डिग्री सेल्सियस, 0.6 डिग्री सेल्सियस या फिर 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री तो होता ही नहीं है, इतना ज़्यादा गैप तो देखते ही नहीं अपन। अपन ने अभी यहाँ पे डिस्कवर किया है कि देखा, अपन ने सॉल्व किया है। 0.6 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। 0.6 डिग्री सेल्सियस का जो गैप है वो एक्जिला एंड ओरल के बीच का टेम्परेचर का गैप रहता है। ओके, अपना फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 0.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा अपन और देख लेते हैं कि भाई सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होता है? सेल्सियस इंटू 9.5 प्लस 32। ओके, इससे अपन क्या करते हैं? फ़ारेनहाइट को अपन मेज़र करते हैं। इसी के साथ ही अगर सेल्सियस में पूछा गया हो, ठीक है, सेल्सियस को कैसे मेज़र करते हैं? F-32 इंटू 5/9। ओके, ये जो फॉर्मूला है वो सेल्सियस निकालने का है, ये जो फॉर्मूला है वो फ़ारेनहाइट निकालने का है। ओके, आई होप आपके समझ में आ रहा हो। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर ऑफ सर्विक्स इज कॉज्ड बाय। सर्विक्स का जो कैंसर है वो कौन से ऑर्गेनिज्म की मदद से होता है? ऑप्शन है अपने पास में ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन डिप्लॉयड वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या फिर रोटा वायरस। ही सर्विक्स सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, कौन इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? ऑप्शन नंबर सी अपना ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइकल वायरस। HPV भी इसको अपन शॉर्ट के अंदर बोलते हैं। अब ये मोस्ट कॉमन कौन सी फीमेल्स में देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फीमेल जो यूज करती है, OCP जो यूज करती है, उसके अंदर ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से क्या होता है कि कैंसर होने की रिस्क फैक्टर उनमें ज़्यादा होती है, उन फीमेल्स के अंदर। इसी के साथ ही HPV से कैंसर ऑफ HPV से और अपन क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस करना है अपने को, तो क्या करेंगे? बायोप्सी। अगर सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस करना है उस पेशेंट का, क्या अपने को करेक्ट करना ऑप्शन में? बायोप्सी। या फिर इसका एग्जाम में आ जाए कि सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करना है। स्क्रीनिंग टेस्ट में अपन क्या करते हैं? पेप स्मीयर। ठीक है, पेप स्मीयर टेस्ट जो है वो अपने सर्वाइकल कैंसर के अंदर करवाते हैं। इसी के साथ ही किसी पेशेंट को अगर सर्वाइकल कैंसर की से बचाव के लिए यहाँ पे क्या वैक्सीन भी देते हैं।
ठीक है। वैक्सीन मेनली 11 to 12 ईयर गर्ल्स को अपन यहाँ पे वैक्सीन का जो है वो फर्स्ट डोज यहाँ पे लगाते हैं। और ये वैक्सीन का क्या नाम है? गार्डिसिल। ओके, यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीनेशन यूज में करते हैं उसका क्या नाम है? सो गार्डिसिल। सो आपने यहाँ पे कुछ 3-4 क्वेश्चन अपने और देखे हैं सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। फर्स्ट ऑप्शन में है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, HIV। ठीक है, ये कैंसर ऑफ द सर्विक्स में काम नहीं करता है। ह्यूमन डिप्लॉइड वायरस, ये भी इसके अंदर नहीं, सर्वाइकल कैंसर के अंदर अपन नहीं देखते मोस्ट ऑफ द। बट एक क्वेश्चन में और दिया गया ऑप्शन में क्या है? रोटा वायरस। रोटा वायरस में क्या है? ये इन्फेंट में डायरिया कोज करवाता है। ठीक है, इन्फेंट में डायरिया कोज करवाता है। इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इन्फेंट के लिए अब क्या लगाएंगे? रोटा वायरस की वैक्सीन लगती है। तो इसका एक बार एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि रोटा वायरस की वैक्सीन का रूट क्या होता है? सो रोटा वायरस वैक्सीन का रूट होता है ओरली। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, सो अपन ने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपन ने सोल्व कर लिए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, मोस्ट कॉमन स्ट्रेन ऑफ इकोलाई गिविंग राइज टू ट्रेवलर डायरिया। जो पेशेंट को जो ट्रेवलर डायरिया होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? इकोलाई होता है। इकोलाई के अंदर भी, इकोलाई में कौन सा जो स्टेज होती है, ठीक है, जो पेशेंट में ट्रेवलर डायरिया की कंडीशन है जो कोज करवाती है? ऑप्शन है अपने पास में एंटेरोपैथोजेनिक, एंटेरोटॉक्सिजेनिक, एंटेरो एग्रीगेटिव या फिर एंटेरो इन्वेजिव। ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर डिस्कशन नहीं करते हैं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी है अपना एंटेरोटॉक्सिजेनिक। ठीक है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक जो इसकी फेज है वो यहाँ पे ट्रेवलर डायरिया कोज करवाती है पेशेंट को। ठीक है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, ऐसे पेशेंट जिनमें ब्रीथिंग की कंडीशन नहीं हो रही है, एब्सेंस है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? यूपनिया, एपनिया, टैकिपनिया या फिर ब्रेडिपनिया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एपनिया। ठीक है, एब्सेंस ऑफ द ब्रीथिंग। टैकिपनिया में ज़्यादा हो जाता है, एंड ब्रेडिपनिया में जो रेस्पिरेशन की जो ब्रीथिंग का जो पैटर्न है वो कम हो जाता है, धीरे हो जाता है। टैकिपनिया में बढ़ जाता है, यूपनिया में नॉर्मल ब्रीथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, वॉट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यहाँ पे हो गई है, सो नर्स है वो कौन सा इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन करेगी? ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी नर्स की? ऑप्शन में है अपने पास में मॉनिटर वाइटल साइन, इन्फॉर्म ब्लड बैंक, इन्फॉर्म द फिजिशियन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइंस। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा? प्रायोरिटी बेस अपने को आंसर देना है। सो स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, सबसे पहले क्या करेगी? ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करेगी, उसके बाद में मॉनिटर करेगी। ठीक है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड मॉनिटर वाइटल साइन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड इमीडिएटली मॉनिटर द वाइटल साइन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर ये रहेगा, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर द वाइटल साइन। इसके बाद में क्या करना है कि जो नर्स को जो है, अगर यहाँ पे रिएक्शंस अगर हो चुकी है ना, तो जो आईवी, जो अपने आईवी लाइन है, ठीक है, उसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगी? एनएस जो है वो जो एनएस का इन्फ्यूजन शुरू कर देगी। ठीक है, ताकि वो जो वेन के अंदर कोई किसी भी प्रकार का जो क्लोटिंग नहीं हो। ठीक है, सो आईवी लाइन की पेटेंसी के लिए क्या करेगी? एनएस का जो है वो इन्फ्यूजन करेगी। ठीक है, इसी के साथ ही वो फिजिशियन को भी इन्फॉर्म करेगी कि हाँ आपका जो पेशेंट है उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो गई है और ब्लड का जो स्टॉप कर दिया गया है। ठीक है, और उसके जो बॉडी के वाइटल साइन है उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं वो अपने फिजिशियन को इन्फॉर्म भी करेगी, बट सबसे पहले क्या करेगी? ट्रांसफ्यूजन को है वो स्टॉप करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मास्लोज हिरार्ची। ठीक है, मास्लो हिरार्ची ने क्या कहता है? एक मॉडल अपने को प्रस्तुत किया था। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे कुछ 5 स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर पेशेंट की जो नीड है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने हाईएस्ट लेवल की नीड कौन सी है? नीचे देखिए ऑप्शंस में से, सेल्फ एस्टीम,
फिजियोलॉजिकल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर सेफ्टी। ठीक है, इनमें से हाईएस्ट लेवल की नीड कौन सी है? ठीक है, ये इसके अंदर पूछा गया है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि मास्लो हायरार्की मॉडल में कौन कौन सी 5 नीड अपने को बताई गई है। ठीक है, सबसे पहले कौन सी नीड आती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर पेशेंट की किसी भी पर्सन की पूरी होती है तो उसके बाद में वो क्या देखता है? सेफ्टी देखता है कि हाँ अब मेरी सेफ्टी। उसके बाद में वो क्या देखता है? सेफ्टी के बाद में अपने लव एंड बिलोंगिंग्स को देखता है। लव एंड बिलोंगिंग्स के बाद में वो क्या देखता है? सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम के बाद में वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, सो कुछ इस प्रकार का ये अपना मास्लो का अपना हायरार्की मॉडल अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अंदर ये 5 यहाँ पे नीड्स होती है किसी भी पर्सन की। सो यहाँ पे अब प्रायोरिटी अगर अपन बात करें सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस की कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन सी नीड को देते हैं। ठीक है, सो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर अपन बात करते हैं तो सबसे पहली नीड कौन सी होती है? सबसे पहली नीड होती है ये। सो ये हो गई अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे नीड। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी या और ये कौन सी है? लोवेस्ट प्रायोरिटी। लोवेस्ट प्रायोरिटी नीड। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा जाए कि मास्लो हायरार्की मॉडल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी की नीड कौन सी है, सो ऑप्शन में अपना राइट क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजिकल नीड्स। पूछ ले अपने को लोवेस्ट प्रायोरिटी नीड क्या है, सो ऑप्शन में क्या राइट हो जाएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जबकि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड। सो हाईएस्ट लेवल पे ये अपन ने जो रैंकिंग की है ये किसने ये अपन ने किस पे की है? प्रायोरिटी बेसिस पे की है। ठीक है, और अपने को जनरली हाईएस्ट लेवल की नीड कौन सी है? अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर प्रायोरिटी बेसिस हाईएस्ट लेवल नहीं पूछा है, क्वेश्चन के अंदर जनरली केवल पूछा है कि हाईएस्ट लेवल की नीड कौन सी है। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या होता है? करेक्ट होता है। ओके, सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल और सेल्फ स्टीम जो है ये सब इससे ये हाईएस्ट लेवल की नीड नहीं है, जबकि ये भी नीड्स होती है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट है। ठीक है, और ये क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड क्या है? लोवेस्ट लेवल पे नीड है। ओके, जबकि लोवेस्ट लेवल पे होते हुए भी ये हाई प्रायोरिटी है पेशेंट के लिए कि भाई क्योंकि सबके पास में फिजियोलॉजिकली नीड तो होनी ही चाहिए। सब हर पर्सन जो है वो फिजियोलॉजिकली फिट रहने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग रेस्पिरेशन इन ए नॉन रेस्पॉन्सिव पर्सन। ठीक है, एक पर्सन है जो क्या है? नॉन रेस्पॉन्सिव है। अब इसके लिए बेस्ट मेथड क्या है? किसके लिए? अपने को रेस्पिरेशन असेस करना है किसी नॉन रेस्पॉन्सिव पर्सन में, बेस्ट मेथड कौन सा है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एम्स में पूछा जा चुका है, कई बार पीजीआई के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है, सारे जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है। ऑप्शंस में क्या है? पुट हैंड इन फ्रंट ऑफ नोज, कि पेशेंट के नोज के सामने अपनी फिंगर्स को या फिर हैंड को रखिए, वहाँ पे आपको अगर ब्रीथिंग का वो जो है आपको फील होती है। सो वो सेकंड है लुक, लिसन एंड फील। आप देखिए, आप सुनिए और आप महसूस कीजिए। ठीक है, पेशेंट के। पुट द हैंड ऑन द चेस्ट, आप पेशेंट की जो चेस्ट है उसके ऊपर आप अपना हाथ रख के आप पता लगाइए, या फिर हियर हार्ट बीट, आप उस पेशेंट की हार्ट बीट सुनिए। ठीक है, सो यहाँ पे असेसिंग रेस्पिरेशन करना है तो हार्ट बीट से अपने को कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं अपन। पुट द हैंड ऑन चेस्ट। ठीक है, पहले से वो नॉन रेस्पॉन्सिव पेशेंट है, अगर थोड़ी बहुत रेस्पिरेशन आएगी तो अपन अपना हाथ से, अगर वो काफ़ी मतलब एकदम लोअर, वो अगर एकदम वो कम एकदम धीरे से अगर वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है बट अपने हैंड क्या हो सकता है, अपने हैंड के प्रेशर से वो उसको सही से नहीं ले सकता है। सो ये क्वेश्चन भी अपन आउट कर देते हैं। पुट हैंड इन फ्रंट ऑफ नोज, ये भी यहाँ पे इतना करेक्ट नहीं देखता है। जबकि लुक, लिसन एंड फील, ये सबसे करेक्ट मेथड है किसके लिए? जो अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट है या फिर नॉन रेस्पॉन्सिव पेशेंट है उसके लिए लुक, लिसन एंड फील इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, लुक, लिसन एंड फील। कई बार एम्स में पूछा जा चुका है, कई बार बाकी एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना
विच सेफ्टी मेजर विल यू टेक फॉर ए ड्राउजी पेशेंट। एक पेशेंट है जो क्या है, ड्राउजी है, तो उसके लिए नर्स को क्या कहा गया है कि आप कौन सा सेफ्टी मेजर है वो यूज करोगे। ऑप्शन में अपने कीप द साइड रेल्स अप, कीप अननेसेसरी फर्नीचर अवे, कीप द लाइट्स ऑन, डी है कीप एक्स्ट्रा लिनन एट बेड साइड। ठीक है, लिनन क्या होता है, लिनन अपने सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर अपने जो ग्रीन शीट अपने को देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं लिनन। ठीक है, सो इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। कीप द लाइट्स ऑन, लाइट्स ऑन कर देंगे अगर पेशेंट ड्राउजी है तो वो फिर भी वो उसके चांसेस रहेंगे उसको इंजरी होने के। ठीक है, ये भी अपने आउट कर देते हैं। कीप अननेसेसरी फर्नीचर अवे, हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर जहाँ पे पेशेंट्स एडमिट होते हैं वहाँ पे प्रोबेबली अननेसेसरी फर्नीचर वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं रखते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर भी अननेसेसरी फर्नीचर क्यों ही रहेगा हॉस्पिटल के अंदर अगर आप पेशेंट, जहाँ पे पेशेंट एडमिट है वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, कीप द साइड रेल्स अप। ये यहाँ पे इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कीप द साइड रेल्स अप। जब भी कोई पेशेंट ड्राउजी हो, ओके, तो इसके लिए क्या करना है, बेड की जो साइड रेल्स होती है उसको हमेशा अप करके रखना है ताकि पेशेंट जब भी इधर उधर करवट ले, ठीक है, सो इस कंडीशन में पेशेंट जो है वो बेड से ना गिरे। ओके, उसको इंजरी से प्रिवेंट अपना कौन सा ऑप्शन करवाता है, इंजरी से प्रिवेंट इसका अपना ऑप्शन नंबर ए करवाता है, इसलिए प्रायोरिटी के ऊपर अपन कीप द साइड रेल अप को यहाँ पे करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, व्हाट इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल। अपनी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कितना होता है। ऑप्शन में अपने 500 to 1000 मिलीग्राम पर DL, मोर देन 200 mg पर DL, लेस देन 200 mg पर DL, या फिर 1000 to 1500 mg पर DL। यहाँ पे क्या पूछा है, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है 125 to 200 mg पर DL के बीच का जो लेवल होता है वो अपना कितना होता है, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब अगर पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो है वो मात्रा बढ़ जाती है, सो इस कंडीशन में पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि एथेरोस्क्लेरोसिस का जो रिस्क फैक्टर है या फिर कौन कोज करवाता है, तो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जो अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, फैट का डिपोजिशन होना। ठीक है, फैट जो फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन होना और ब्लड वेसल्स का जो ये क्या करती है, अब ये अपनी जो अपनी जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स है और यहाँ पे अगर जो अपना फैटी सब्सटेंस है जो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, सो ये क्या कोज करता है, इसका डायमीटर क्या कर देता है, नेरो कर देता है। ठीक है, डायमीटर को कम कर देता है। अब आगे जाके ये क्या कोज कराएगा, पेशेंट के अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ठीक है, पेशेंट वल्नरेबल हो जाता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। सो यहाँ पे फैट का जो लेवल है वो अपनी सभी की बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, और या फिर ये 125 to 200 माइक्रोग्राम पर DL होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन 200 mg पर DL। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा वीडियो। अगर वीडियो आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को भी पहुंचाइए जो भी अपने जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के पास में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके, वो भी अपने घर के अंदर जो परेशानियां उनको मिटा सके गवर्नमेंट ऑफिसर बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। ऐसा कौन सा हार्मोन है, ऐसा कौन सी ग्लैंड है जो जिस हार्मोन को सीक्रेट करती है, उस हार्मोन की मदद से बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट रहती है वो नॉर्मली मेंटेन रहती है। ठीक है, ऑप्शन में है टेस्टिस, पेनक्रियाज, एड्रीनलिन या फिर थायराइड ग्लैंड। जो टेस्टिस से जो प्रोड्यूस होने वाले जो हार्मोन्स है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उनके टिश्यूज को क्या करता है, एक तो ये मैच्योर करता है। ठीक है, मेल, और ये दूसरा क्या है, इसको अपन ये एनाबॉलिक हार्मोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन होता है, एनाबॉलिक हार्मोन होता है, और ये टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो ऑर्गन्स है उनको ये क्या करता है, मैच्योर करता है। ठीक है, और ये सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, मेल के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से अपन क्या निकलता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ठीक है, पेनक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागोन निकलता है अल्फा सेल और बीटा सेल से। नेक्स्ट
अपना क्या ऑप्शन है, एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन की इसको अपन क्या बोलते हैं, दूसरा सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, किडनी के ऊपर पाई जाती है सुप्रारीनल ग्लैंड। इसके दो लोब होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स से क्या होता है, 3 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। एक तो निकलता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, दूसरा होता है मिनरलोकोर्टिकोइड, तीसरा होता है सेक्स हार्मोन। एंड मेडुला से क्या निकलता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये कुछ एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स यहाँ पे निकलते हैं। लास्ट अपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट को सॉरी अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को नॉर्मली मेंटेन रखता है। सो इसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, T3 एंड T4। ओके, T3 और T4 हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है उनको ये नॉर्मली मेंटेन रखने का काम करते हैं। अब अगर ये T3 T4 हार्मोन का लेवल बढ़ गया है तो क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगी, अपनी बॉडी की जो बेसल जो मोटे मेटाबॉलिक रेट जो क्या है बढ़ जाएगी। एंड पेशेंट का जो है वो वेट लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, वेट लॉस देखने को मिलेगा। ऐसे अगर T3 T4 हार्मोन का लेवल कम हो गया तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या हो जाएगा, अपनी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और पेशेंट के अंदर वेट गेन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये मेंटेन कौन करके रखेगा, अपना थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जो है वो बॉडी के अंदर नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमंग न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। बच्चों के अंदर जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है सो उसको अपन किस चीज़ से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे देखिए ऑप्शन में से ऐसी क्या चीज़ अपन प्रोवाइड करवाएंगे जो हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को बच्चे में बचा सकते हैं। फोलिक एसिड टू द मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, विटामिन के टू द मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आयरन एंड फोलिक एसिड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, या फिर आयरन टू द मदर इन थर्ड ट्राइमेस्टर। सो क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या पूछा गया है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो भी अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ओके, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट आ जाना, ये क्या कंडीशन कहलाती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, अपनी जो नर्व वेसल्स के अंदर जो बॉडी की जो नर्व्स होती है, अपनी जो बेसिकली वर्टिब्रा के अंदर जो भी नर्व होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो अपने क्या कि बेबी के जो एम्ब्रियोजेनेसिस से अपने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जो फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर अपन मदर को क्या करेंगे, फोलिक एसिड देना शुरू कर देंगे। ठीक है, गिवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बॉडी का जो बेबी का जो पूरा बॉडी है वो बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद में उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जबकि पूरी बॉडी जो डेवलप हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, आगे जाके उसके बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू होता है बच्चे का। सो इस टाइम के अंदर मदर को अगर अपन फोलिक एसिड एडवाइस करेंगे सो ये डेफिनेटली जो है वो बच्चे के अंदर प्रिवेंट करता है क्या, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को होने से। ओके, सो फोलिक एसिड टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। या फिर अपन ऐसे भी सजेस्ट कर सकते हैं फीमेल को कि आप जब भी अगर कोई बच्चा है और वो उसके फोलिक एसिड डिफिशिएंसी की वजह से उसके अंदर अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ है तो नेक्स्ट टाइम अपन मदर को सजेस्ट करेंगे कि आप जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के 3 मंथ पहले से आपको जो है फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए टिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, विटामिन के। सो विटामिन के, फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड अपन कितना रहते हैं ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सो 500 माइक्रोग्राम जो है वो फोलिक एसिड की देते हैं मदद को बिफोर प्रेगनेंसी प्लान। ठीक है, बिफोर प्रेगनेंसी प्लान। नेक्स्ट विटामिन के। विटामिन के जो अपन बच्चे के एट बर्थ के ऊपर विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, विटामिन के एट बर्थ 1 mg कहाँ लगाते हैं, IM लगाते हैं कहाँ पे, वास्टस लेटरलिस। ठीक है, वास्टस लेटरलिस, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ठीक है, वास्टस लेटरलिस या फिर एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। कितना लगाएंगे, 1 mg लगाएंगे। या कब लगाएंगे, ये तो अपन 1 mg लगाएंगे जब बच्चा 8 टर्म हो।
ठीक है, बिफोर टर्म हो, ठीक है, या तो इसके लिए इसके ऊपर क्या लगाते हैं, प्री टर्म बच्चे के लिए 0.5 mg अपन जो है वो डोज लगाते हैं। विटामिन के क्या करता है, विटामिन के क्या करता है, जो अपनी बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, बच्चे की इंटेस्टाइन होती है वो नॉर्मल फ्लोरा उसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहते हैं, बच्चे की इंटेस्टाइन एकदम स्टेराइल होती है। ये नॉर्मल फ्लोरा क्या करते हैं, अपने जो बॉडी के अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10 नंबर के जो क्लोटिंग फैक्टर होता है उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सो आगे जाके ये क्या करेगा, बच्चे के अंदर ब्लीडिंग की कंडीशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग की कंडीशन को, ओके। क्या, किसकी मदद से, विटामिन के इंजेक्शन की मदद से। इसलिए बच्चे को 8 टर्म के ऊपर विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं, आईएम लगाते हैं और वास्टस लेटरलिस मसल्स के अंदर लगाते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, टोटल नंबर ऑफ डेसिडुअस टीथ इन चिल्ड्रंस आर, टोटल नंबर ऑफ डेसिडुअस टीथ 16, 14, 12 और 20। आप सभी को पता है डेसिडुअस टूथ हम किसको बोलेंगे, मिल्क टीथ को अपन ने क्या बोला, डेसिडुअस टीथ, या फिर जो अपने टीथ जो टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी टीथ, ओके, इनको अपन क्या बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि टेम्परेरी टीथ का डेवलपमेंट कब से शुरू हो जाता है, तो ये होता है 6 मंथ टू 24 मंथ के बीच में, ठीक है, 6 मंथ टू 24 मंथ के बीच में जो वो टेम्परेरी टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ या फिर मिल्क टीथ का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और ये कितने होते हैं, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको अपन देखने के लिए फॉर्मूला होता है ICPM। आई का मतलब हो गया इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर या फिर मोलर। सो बेबी के अंदर अगर इंसीजर, बेबी के अंदर कितने इंसीजर्स होते हैं, 2 इंसीजर्स होते हैं। कैनाइन कितना होता है, 1 होता है। प्री मोलर बेबी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। और मोलर टूथ कितने होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, फॉर्मूला है। अपन देखते हैं कि भाई बच्चे के अंदर कितने, ICPM की वजह से अपन कितने बच्चे के अंदर टी देखते हैं, ओके। सो ये 1 साइड ऑफ टूथ है, इसके अपोजिट सेकंड, इसके नीचे बच्चों में थर्ड, ठीक है। आप सभी को पता है यहाँ पे इस प्रकार से अपने माउथ के अंदर जो टीथ का अरेंजमेंट्स होता है, ओके। सो इन सबको अपन टोटल मिला के कंप्लीट कितने हो जाते हैं, 20, ठीक है। 20 टीथ जो होते हैं वो बेबी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ। और इसी के साथ ही अब ये एडल्ट के अंदर अगर पूछ ले, ठीक है, एडल्ट के अंदर ICPM का क्या फॉर्मूला होगा, इंसीजर जो होता है ये तो हो गया चाइल्ड एडल्ट के अंदर, या फिर कौन से टीथ, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ में इंसीजर तो सेम ही होते हैं 2, कैनाइन भी 1। यहाँ पे क्या होता है, मोलर यहाँ पे परमानेंट टीथ में प्रेजेंट रहते हैं, और प्री मोलर जो है वो, सॉरी, प्री मोलर यहाँ पे 2 एंड मोलर होते हैं यहाँ पे कितने, 3, ठीक है। ये जो परमानेंट टीथ के अंदर ये अपने को मैनेजमेंट देखने को मिलता है। और ये कितने होते हैं टोटल, ये होते हैं टोटल 32 इन नंबर। और इनका जो है वो डेवलपमेंट कब से शुरू हो जाता है, 6 ईयर टू 18 टू 25 ईयर, ठीक है। इनका डेवलपमेंट जो है वो 6 ईयर टू 18 टू 25 ईयर के बीच में इनका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीरीज जैसे एग्जाम्स के अंदर, और ये डेसिडुअस टीथ के बारे में भी पूछते हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फर्स्ट इरप्शन कौन से टीथ का होता है, फर्स्ट इरप्शन टीथ कौन सा होता है, लोअर सेंट्रल इंसीजर, ठीक है। लोअर सेंट्रल इंसीजर टीथ जो है वो, इसका हमेशा ही फर्स्ट इरप्शन होता है बच्चे के अंदर, ठीक है, बेबीज के अंदर। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है, विजडम टीथ अपन किसको बोलेंगे, विजडम टीथ अपन किसको बोलते हैं, थर्ड मोलार को अपन क्या बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेथल टीथ। सो ये क्या टर्म होती है, टीथ प्रेजेंट बाय बर्थ। अगर किसी बच्चे में
बाई बर्थ उसके अगर टीथ का प्रेजेंट होना, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, नेटल टीथ। सो इससे एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट कि अब किसी बच्चे में अगर नेटल टीथ अगर प्रेजेंट है तो नर्स का क्या रोल है। सो नर्स का ये रोल है कि सबसे पहले उस टीथ के अपन टीथ को चेक करेंगे कि अगर वो टीथ बिल्कुल भी अगर मूवेबल है तो अपन उस टीथ को क्या करेंगे, डॉक्टर को अपन इन्फॉर्म करेंगे। और क्यों इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि उस टीथ से अगर वो क्या होता है, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है पेशेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो नेटल टीथ है, ठीक है, बाय बर्थ प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि वो टीथ जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे अटैच नहीं हो। ओके, तो इस कंडीशन में नर्स का क्या रोल होता है कि उसका असेसमेंट करे टीथ का, असेसमेंट करे टीथ का टू प्रिवेंट फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, FB फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। सो नर्स का ये रोल होता है, ठीक है। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट इनके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, इफ ए पर्सन हैज एन ऑब्जेक्ट इम्प्लांटेड इन हिज हैंड द फर्स्ट एडर मस्ट, ठीक है, कोई फर्स्ट एडर है, मीन्स जो पर्सन फर्स्ट एड कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट एडर। सो इफ ए पर्सन हैज एन ऑब्जेक्ट इम्प्लांटेड इन हिज हैंड, उसके पास में कोई पर्सन आया है और उसके हैंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है वो इम्प्लांट हो गया है, मतलब उसके चोट लगी है और उसके हाथ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रह गया है। सो अब नर्स का क्या रोल होगा, ठीक है, फर्स्ट एडर का क्या रोल होगा। ओनली ब्रेक द ऑब्जेक्ट इफ इट हिंडर्स द ट्रांसपोर्टेशन, उस ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर दो, ठीक है, तब तक और वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मदद कर सके। ब्रेक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ विजिबल, जहाँ से ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहा है वहाँ से उसको ब्रेक कर दो, ठीक है। इमोबलाइज द ऑब्जेक्ट स्टेराइल। नेक्स्ट D, सॉरी, इसके अंदर क्या है कि जो हैंड है उसको इमोबलाइज कर दो और ऑब्जेक्ट को है वो कोशिश करो उसको स्टेराइल कर दो, ठीक है। एंड D क्या है, ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट टू पुलिंग इट, ट्राई करो कि ऑब्जेक्ट को आप खींच के बाहर निकाल सको। सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इमोबलाइज करना है उस लिम्ब को, ठीक है, ताकि आगे फर्दर वो इंजरी नहीं कर सके ऑब्जेक्ट, और उसको स्टेराइल अपन करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इमोबलाइज द ऑब्जेक्ट एंड स्टेराइल। यहाँ पे अपन रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि रिमूव करेंगे तो फर्दर उसके अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। ऑब्जेक्ट को ब्रेक नहीं करेंगे, ब्रेक करेंगे तो वो ब्रेक करते टाइम इंजरी कर सकता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा इमोबलाइज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग का पर्पज क्या होता है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और आपकी चीज़ों जैसे एग्जाम्स के अंदर यही बेसिक से बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो अपने आंसर ऑप्शन में क्या दिया गया है, टू प्रोवाइड कंफर्ट, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, टू हैव एस्थेटिक फीलिंग, या फिर टू प्रमोट सर्कुलेशन इन हैंड। सो अपन हैंड वॉशिंग क्यों करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं अपन क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। क्रॉस इन्फेक्शन किसको बोलते हैं, 1% टू अनदर % किसी भी पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन फैल रहा है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन। इसके अंदर हैंड वॉशिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रॉस इन्फेक्शन को कंट्रोल में करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का अपना, विच पोजिशन इज टू प्रोवाइड टू द पेशेंट व्हील परफॉर्मिंग माउथ केयर टू एन अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी होती है जब अपन उसको माउथ केयर दे रहे होते हैं, फॉलोअर्स पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन, नीचेस पोजीशन, या फिर सुपाइन पोजीशन, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट है, सबसे बड़ी रिस्क क्या होगी अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, एस्पिरेट करने की, ठीक है, एस्पिरेट करने की इसके अंदर सबसे बड़ी रिस्क रहती है। तो इसको इससे प्रिवेंट करने के लिए अपन उसको कौन सी पोजीशन देंगे, इससे प्रिवेंट करने के लिए अपन को पोजीशन देंगे साइड लाइन पोजीशन। ओके, अनकॉन्शियस पेशेंट को जो साइड लाइन पोजीशन देंगे। इसके बाद में जो है फॉलोअर पोजीशन है, फॉलोअर पोजीशन में कब देते हैं, अंजी ट्यूब के जो अंजी ट्यूब फीडिंग के लिए, अंजी ट्यूब फीडिंग के लिए अपन क्या करेंगे, फॉलोअर पोजीशन देंगे। या फिर किसी पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर अपन फॉलोअर पोजीशन देते हैं। साइड लाइन पोजीशन को अपन ने बता दिया, अनकॉन्शियस क्लाइंट के अंदर साइड लाइन पोजीशन देते हैं। उसके बाद में नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन अपन कौन से पेशेंट में देंगे, जिन बच्चों के अंदर टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट, ठीक है, टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट की कंडीशन होती है। उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो बच्चा है उसको ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है, किसकी वजह से, हाइपोक्सिया की वजह से, ठीक है। सो उस हाइपोक्सिया की वजह से और जो ब्लड का सर्कुलेशन है डिस्टर्बेंस होने की वजह से, तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट। ये बेबी के जो कार्डियक प्रॉब्लम के अंदर ये अपने को देखने को मिलता है। ओके, इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, बच्चे को जो है वो नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में कोई भी रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो, रेक्टल एग्जामिनेशन में भी क्या करते हैं अपन,
नीचेस्ट पोजीशन अपन देते हैं। इसके हम सुपाइन पोजीशन कब देते हैं? सुपाइन पोजीशन देते हैं अपन एब्डोमेन असेसमेंट के लिए सुपाइन पोजीशन अपन प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा अपना क्या रहेगा? साइड लाइंग पोजीशन अपने देना होता है। किसको प्रिवेंट करेगा? एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीएनए वायरस? नीचे देखिए ऑप्शन में से कौन सा हेपेटाइटिस का ऐसा वायरस है जो कि एक मात्र डीएनए वायरस है हेपेटाइटिस के अंदर? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए या फिर हेपेटाइटिस डी? सो एकमात्र ऐसा कौन सा डीएनए वायरस है? वो है अपने पास में हेपेटाइटिस बी। ओके, हेपेटाइटिस बी को ही अपन क्या बोलते हैं? डीएनए वायरस बोलते हैं। ठीक है, इसका अपन क्या देखते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 45 टू 160 डेज का इसका होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, इसको अपन दूसरे किस नाम से भी बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस। ओके, एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं डीएनए वायरस को में, देखिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं सीरम हेपेटाइटिस वायरस, तो यहाँ पे भी अपने क्या है करेक्ट हो जाता है। इसके साथ ही इसका जो रूट ऑफ द ट्रांसमिशन क्या है? रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एंड कंटामिनेटेड नीडल से और टीयर सलाइवा। ठीक है, और इसको अपन और भी क्या बोल सकते हैं? मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इन चिल्ड्रन कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी। इसके बाद में ऑप्शन में क्या दिया गया? हेपेटाइटिस सी वायरस। इसको अपन क्या बोलेंगे? पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस सी को अपन दूसरा नाम से क्या बोल सकते हैं? पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। और इसके साथ में ये भी हेपेटाइटिस क्या है? एक मोस्ट डेंजर एंड फेटल होता है। ओके, मोस्ट डेंजर एंड फेटल होता है हेपेटाइटिस में। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने से और पूछते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा हेपेटाइटिस है जो मोस्ट डेंजर होता है? सो उसके अंदर हेपेटाइटिस ई जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट डेंजरस हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, और इसको अपन दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? फुलमिनेंट हेपेटाइटिस। ठीक है, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस अपन इसको बोलते हैं। ये कैसे फैलता है? रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? फीको ओरल रूट। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 15 टू 60 डेज। और ये क्या है? मोस्ट डेंजर इन प्रेगनेंसी, मोस्ट डेंजर हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हेपेटाइटिस से, हर एग्जाम में अपने को क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद में ऑप्शन में क्या दिया गया है? हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस का रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इसका भी फीको ओरल रूट है। ठीक है, फीको ओरल रूट के बाद में इसको अपन दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। ओके, इसको अपन क्या नाम से बोलते हैं? इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस सी को क्या बोला? पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस बी को अपन ने क्या नाम दिया? सीरम हेपेटाइटिस। अब लास्ट में क्या बचा? हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है? सबसे ज़्यादा लीवर फेलियर की कंडीशन किसके अंदर देखने को मिलेगी? हेपेटाइटिस डी वाले पेशेंट्स के अंदर। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 30 टू 60 डेज का इसके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, ये भी कंटामिनेटेड नीडल से और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है। बट क्वेश्चन में आपने क्या पूछा? ऐसा कौन सा हेपेटाइटिस है जो डीएनए वायरस है? ये एक हेपेटाइटिस बी ही ऐसा वायरस है जो डीएनए वायरस है, बाकी सारे हेपेटाइटिस कौन से हैं? आरएनए वायरस है। ओके, सो हेपेटाइटिस से अपने और भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अपने यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं। आई होप आपके समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। व्हाट आर द साइंस ऑफ शोक? यहाँ पे शोक का साइन पूछा है अपने से कि नीचे देखो ऑप्शन में शोक का साइन कौन सा है? लेथार्जी एंड स्लो पल्स रेट, लेथार्जी की कंडीशन होना, पल्स रेट का कम हो जाना, कोल्ड कामी स्किन, अनकॉन्शियसनेस और रैपिड पल्स रेट। थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा है? रैपिड पल्स रेट एंड अनकॉन्शियसनेस, डी स्वेटिंग एंड फॉरगेटफुलनेस। तो सबसे पहले तो शोक होता क्या है? शॉर्ट में रिव्यू कर लेते हैं। शोक में क्या होता है? हाइपो परफ्यूजन ऑफ टिश्यूज। ठीक है, हाइपो परफ्यूजन ऑफ टिश्यू देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाती है? टिश्यू के लिए ब्लड सप्लाई का जो है वो कम देखने को मिलता है। ठीक है,
सो अब जब टिश्यू का हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई वहाँ पे नहीं पहुँच रही है, सो साइन एंड सिम्टम्स में अपने को क्या देखने को मिलेगा, एक तो क्या देखने को मिलेगा, कोल्ड स्किन। दूसरा, अब जब ब्रेन के साथ ब्रेन पे अपनी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिलेगा ब्लड के थ्रू, तो ब्रेन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, क्या साइन सिम्टम आएगा, पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। अनकॉन्शियस होने के साथ ही अब जब ये शॉक की कंडीशन जब अराइज हो जाती है, सो अर्ली स्टेज में इसको कंपनसेट करने के लिए हमेशा अपने क्या देखने को मिलेगा, रैपिड पल्स रेट। ठीक है, इसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, हार्ट क्या करेगा, ज़्यादा कंपनसेट करेगा क्या, क्योंकि ब्लड को पहुंचाना उसको पता, जब शॉक की कंडीशन होती है तो क्या होता है, हाइपोपरफ्यूजन होता है, मीन्स ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं रुकी है, तो उसके लिए क्या करता है, हार्ट क्या करता है, ज़्यादा पंप करता है उस सप्लाई को पूरा करने के लिए। सो अर्ली स्टेज में क्या देखने को मिलता है, ये आपने रैपिड पल्स रेट देखने को मिलती है शॉक के कंडीशन वाले पेशेंट को। ठीक है, सो ये सारे साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। सो कौन सी कंडीशन, कौन से ऑप्शन से है साइन सिम्टम, ऑप्शन नंबर बी, कोल्ड कामी स्किन देखने को मिली, अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलता है, रैपिड पल्स रेट देखने को मिलता है, मीन्स टेकीकार्डिया। ठीक है, टेकीकार्डिया देखने को मिलता है शॉक की कंडीशन में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कोल्ड कामी स्किन, अनकॉन्शियसनेस और रैपिड पल्स रेट। अब इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि शॉक वाले पेशेंट को जो है वो पोजीशन कौन सी देनी चाहिए, पोजीशन कौन सी देनी चाहिए, पोजीशन के अंदर कौन सी आएगी, ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन। ठीक है, ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन से क्या होगा, इंक्रीज वेनस रिटर्न। ठीक है, इसके लिए इसके अंदर क्या करता है, पेशेंट का हेड को जो है वो डाउन करते हैं एंड लेग्स को क्या करते हैं, अप साइड रखते हैं। ठीक है, सो ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन जो है वो शॉक वाले पेशेंट्स को दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन का अब लेंथ छोटी है, इट डजेंट मीन कि भाई क्वेश्चन काफ़ी इजी होगा और एग्जाम में कितना क्या इंपॉर्टेंस रखेगा, बट ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऐसे टॉपिक से कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए हर प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमंग इन्फेंट्स आर, सीवियर डिहाइड्रेशन के क्या क्या साइन सिम्टम इन्फेंट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्फेंट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ड्राउजीनेस, डिप्रेस्ड फोंटानेल एंड डिक्रीज स्किन ट्रिगर। ओके, ऑप्शन बी है एंजाइटी एंड इंक्रीज स्किन ट्रिगर। ऑप्शन सी, ड्राउजीनेस, बल्जिंग फोंटानेल एंड डिक्रीज स्किन ट्रिगर। डी, एक्सेसिव क्राइंग एंड एक्सेसिव थ्रस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन का सही अप्रोच होता है अपन नेगेटिव जो आंसर रहता है उसको पहले अपन एक्सपेल आउट करें। ठीक है, तब जाके अपन अपने हमेशा यही होना चाहिए कि सबसे पहले जो नेगेटिव अपने को लगे उसको हम रिमूव करें, फिर अपन पॉजिटिव आंसर की ओर चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया रखा है, एक्सेसिव क्राइंग। जिस पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन होगा बच्चे के अंदर, वो पेशेंट एक्सेसिव क्राई नहीं कर पाता है, बच्चा क्या हो जाता है, डल हो जाता है। ठीक है, एक्सेसिव थ्रस्ट, जी हाँ थ्रस्ट लग सकती है बट एक्सेसिव क्राइंग यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ड्राउजीनेस, बल्जिंग फोंटानेल। बल्जिंग फोंटानेल हमेशा सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, ड्राउजीनेस मिल सकती है, डिक्रीज स्किन ट्रिगर भी मिल सकता है, बट बल्जिंग फोंटानेल नहीं देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन सी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी में क्या है, एंजाइटी, इंक्रीज स्किन ट्रिगर। स्किन ट्रिगर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाता है, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, पेशेंट को ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा, जो फोंटानेल है पेशेंट के वो भी डिप्रेस देखने को मिलेंगे, और जो स्किन ट्रिगर है वो भी यहाँ पे जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगी। ओके, ये साइन सिम्टम कब मिलेंगे, जब पेशेंट इन्फेंट के अंदर जो सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा पेशेंट को। तो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, फोंटानेल नाम आ रखा है 2-3 जगह पे। तो फोंटानेल होता क्या है, ठीक है, फोंटानेल अपनी बॉडी के अंदर टोटल 6 टाइप के फोंटानेल होते हैं। ओके, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, 2 फोंटानेल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। सो एंटीरियर फोंटानेल को अपन दूसरा नाम क्या नाम बोलते हैं, ब्रेगमा। पोस्टीरियर को दूसरा नाम से क्या बोलेगा, लैम्बडा। ठीक है, फोंटानेल होता है बोन्स के बीच के अंदर, जब अब बच्चों के अंदर क्या होता है कि बोन जो है वो कम्प्लीटली फ्यूज नहीं रहती है, उनके बीच में गैप रहता है। ओके, इन्हीं के अगर स्कल बोन के अंदर गैप देखने को मिलते हैं, इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फोंटानेल बोलते हैं। टोटल 6 नंबर के होते हैं, और ये अपन इनके अंदर 2 मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, और हर एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन बनता ही है। सो एंटीरियर फोंटानेल कौन सा हो गया, ब्रेगमा। ओके, इसका क्लोजिंग के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। सो एंटीरियर फोंटानेल क्लोज कब होता है, 18 मंथ पे। ओके, 18 मंथ, अगर 12 to 18 मंथ। ओके, और इसकी शेप कैसी होती है ये भी कई बार पूछ लेते हैं। इसकी शेप होती है
डायमंड शेप। ब्रेगमा, ब्रेगमा का क्लोजिंग कब देखने को मिलता है? 6 to 8 वीक पे। और इसका ये शेप कैसी होती है? ट्राइंगुलर शेप की होती है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं, नाम भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा, डिप्रेस फोंटानेल देखने को मिलेंगे एंड डिक्रीज द स्किन टर्गर। आई होप आपके अच्छे समझ में आ रहा है। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, द थर्मो रेगुलेशन सेंटर इज लोकेटेड एज। थर्मो रेगुलेशन सेंटर के बारे में पूछा गया है कि थर्मो रेगुलेशन सेंटर जो कहाँ पे रहता है लोकेट। ऑप्शन ए क्या है? हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, पिट्यूटरी या फिर मेडुला। सो थर्मो रेगुलेशन सेंटर ऐसा सेंटर जो क्या करता है, अपनी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सेंटर कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं अपन? मास्टर ग्लैंड भी अपन बोलते हैं हाइपोथैलेमस को, साथ साथ में इसको थर्मो रेगुलेशन सेंटर भी बोलते हैं। अब हाइपोथैलेमस के अंदर दो लोब होते हैं। ठीक है, एक होता है एक लोब होता है जिसमें क्या होता है? थर्मोजेनेसिस होता है, थर्मोजेनेसिस एंड लाइसिस। सो थर्मोजेनेसिस कौन सा क्या करता है? हीट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और थर्मोलाइसिस में क्या होता है? हीट बॉडी की हीट जो है वो कम होती है। ठीक है, अब जब थर्मोजेनेसिस कौन सा लोब करता है? ये कौन से साइड से होता है? ये होता है हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर साइड से। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, पोस्टीरियर साइड से जो है वो थर्मोजेनेसिस होता है, और ये एंटीरियर साइड से थर्मोलाइसिस होता है हाइपोथैलेमस के एंटीरियर साइड। ठीक है, जब भी कभी अपन को जब हैवी स्वेटिंग होती है तो अपन यहाँ पे फ्रंटल के ऊपर अपने यहाँ पे अपने को स्वेटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इट मीन्स कि ज़्यादा अपना हीट लॉस है वो एंटीरियर साइड से होता है, हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पोर्शन से। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है? सेरेब्रम दिया गया है। सेरेब्रम से क्या होता है? ये क्या करता है? मूवमेंट के, अपनी बॉडी के मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। लाइक मैं आपको यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ तो मेरे हैंड एंड मेरे वॉइस का जो मेरा जो मूवमेंट है ये कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को अपन क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी को। इसलिए क्या करती है? हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर। मेडुला, मेडुला अपन क्या बोलते हैं? मेडुला के अंदर यहाँ पे हाइपोथैलेमस में क्या रहा? थर्मो रेगुलेशन सेंटर है, तो मेडुला के अंदर क्या है? वाइटल ऑर्गन सेंटर है, वाइटल ऑर्गन सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला। ओके, आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि अपनी बॉडी का वाइटल ऑर्गन सेंटर कौन सा होता है, तो वो होता है मेडुला। आई होप आपके आज का क्वेश्चन सेशन अच्छे से समझ में आया हो। इस क्वेश्चन सेशन के रिगार्डिंग आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में अगर मेरी कोई वॉइस के ऊपर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप प्लीज़ अपना हेडफोन को या फिर ईयरफोन को आप जरूर यूज कीजिएगा, तो हो सकता है उसकी वजह से आपको क्लियर वॉइस यहाँ पे सुनाई दे। और थैंक यू सो मच बने रहने के लिए हमारे क्वेश्चन सेशन के ऊपर। हम डेली बेसिस के ऊपर आप MCQ सेशन ला रहे हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, हमें पूरा विश्वास है, और आपका सिलेक्शन भी हो, हमारी ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।